नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है टारगेट फॉर IQ के इस क्लास में। इस क्लास में आज हम डिस्कस करेंगे कैसे यूरोपियन पावर स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आती है, कैसे वहाँ के नवाबों को हराती है और नवाबों के ऊपर कंट्रोल कर लेती है, एक तरह से किंग मेकर की भूमिका में आ जाती है। और दूसरे शब्दों में कहें तो आज हम डिस्कस करेंगे एक विदेशी व्यापारिक कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसको उसका भारत में एक पॉलिटिकल पावर के रूप में कैसे वो स्थापित होती है, इस मुद्दे पर आज हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में ही क्यों आती है। अगर हम पीछे देखें तो जो मुंबई है, आज का जो मुंबई है, उस समय में बम्बई था। बम्बई को ब्रिटिशर्स पहले ही ले चुके थे, पुर्तगीज से एज ए दहेज में लिया था उन लोगों ने। पुर्तगाल की राजकुमारी की शादी जो होती है वह ब्रिटेन के राजा के साथ हो जाती है, तो दहेज में पुर्तगीज लोगों ने हमारे कंट्री का स्टेट दे दिया कि ले जाओ दहेज में मुंबई ले जाओ। दहेज प्रथा बहुत पुरानी प्रथा है, मजाक है। चलिए, तो उधर से अगर हम देखें तो मुंबई महाराष्ट्र से लगा हुआ है, लेकिन यूरोपियन पावर मुंबई से महाराष्ट्र में नहीं घुसे हैं। याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मुंबई से क्यों नहीं घुसे, आखिर वो बंगाल की तरफ से क्यों घुसे। तो वहाँ पे हम देखते हैं कि जिस पीरियड में मुंबई उनको मिला है, उस समय महाराष्ट्र में मराठे बहुत ज़्यादा पावरफुल थे। तो ब्रिटिशर्स लोग उधर से न घुसकर दूसरे रास्तों की तलाश करते हैं और वह उनको मौका मिल जाता है, कहाँ पे, बंगाल में मौका मिलता है। तो फिलहाल हम बात करते हैं बंगाल की। अगर हम बात करते हैं तो बंगाल जो है अपने टाइम पर बहुत ही समृद्ध, बहुत ही रिच और बहुत ही संपन्न स्टेट हुआ करता था। आज का अगर हम बंगाल की बात करते हैं तो अगर हम बंगाल की बात करेंगे तो आज का बंगाल जो है सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा आज का बंगाल जो है कितना है, ये पश्चिम बंगाल ही है, बस इतना ही है। लेकिन उस टाइम पे बंगाल रियासत का मतलब होता था, उस टाइम पर बंगाल रियासत का मतलब होता था हमारा वेस्ट बंगाल, पूरा बांग्लादेश हो जाता था, बिहार हो जाता था, झारखंड हो जाता था और उड़ीसा हो जाता था। इतना बड़ा रीजन, ये पूरा का पूरा जो रीजन है, ये पूरा का पूरा जो था बंगाल की रियासत हुआ करती थी। इस रियासत की खासियत क्या थी कि इसके पास सी पोर्ट थे। यहाँ पे चटगांव होगा, ये कोलकाता जो हुगली नदी के किनारे बसा है, बाद में बसता है। तो ये पूरा एरिया जो था एक अच्छा खासा समृद्ध एरिया जो था। बिहार का एरिया हो गया, झारखंड किस लिए प्रसिद्ध है, झारखंड जो है खनिज संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। उड़ीसा हो गया आपका, बंगाल हो गया, ये फर्टाइल लैंड था। झारखंड मिनरल से भरा हुआ लैंड है। तो एक तरह से बहुत ही संपन्न एरिया था, जिसकी वजह से जो आपका बंगाल रियासत होती थी उसका ट्रेड में बहुत ज़्यादा योगदान होता था। एशिया से यूरोप को जो भी ट्रेड किया जाता था उसका 25% अकेले ये बंगाल रियासत करती थी। इनका मुख्य जो ट्रेड होता था वह होता था मेटल का, सोरा का, अफीम का, मलमल का, यानी जो मसलिन के कपड़े जिन्हें बोलते थे, मलमल का, सूती कपड़ों का और दूसरी विलासिता की चीज़ों का। यहाँ पे देखेंगे कि बहुत सारे जंगल भी थे इस एरिया में, तो जहाँ से इनको विदेशी कंपनियों को जहाज़ बनाने के लिए लकड़ियाँ मिल जाती थी। तो बहुत सारे ऐसे मटेरियल का ये लोग एक्सपोर्ट करते थे बंगाल से। तो बंगाल का जो टोटल था 25% ऑफ टोटल ट्रेड फ्रॉम एशिया टू यूरोप था। ये बहुत ही बड़ा अमाउंट होता था। तो यूरोपियन पावर की इस पर नज़र गड़ी हुई थी कि हमें भारत से कैसे कुछ मिले। अगर आपको याद होगा तो 1739 में जो था, 1739 में एक घटना होती है, करनाल का युद्ध। जब नादिर शाह दिल्ली पे हमला करता है, मुगल बादशाह को डिफीट करता है, दिल्ली को लूटता है, तो यूरोपियन पावर को क्लियर पता चल चुका था कि भारत में कोई सेंट्रल पावर नहीं है जो पूरे भारत को कंट्रोल करे। छोटी छोटी रियासतें हैं जिनको अगर हम मतलब स्मार्टली गेम खेले तो यूरोपियन पावर को यह समझ में आ गया था कि छोटी छोटी रियासतों को कंट्रोल करके इंडिया की पॉलिटिकल पावर बनकर यहाँ का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, यानी राजनीतिक शक्ति हासिल करके हम आर्थिक शोषण कर सकते हैं। यह बात उनको क्लियर समझ में आ चुकी थी। और इसी के बाद देखेंगे तो कर्नाटक युद्ध होता है। कर्नाटक युद्ध होते ही क्या होता है, 1742 से 1746 के बीच में कर्नाटक युद्ध हो जाता है। इस दौरान देखेंगे फ्रांस और ब्रिटेन की कंपनियां आपस में लड़ रही हैं। 3 कर्नाटक युद्ध होते हैं, फिर प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, तो बहुत सारे युद्ध होते हैं। तो आज हम स्पेशली बंगाल के ऊपर ही बात करेंगे। तो बंगाल की अगर हम बात करते हैं तो बंगाल जो है बेसिकली मुगल इंपायर की जो एक रियासत होती थी, और इस रियासत का मुगल इंपायर की एक रियासत हुआ करती थी। और बंगाल रियासत में नवाब बनाकर किसे अपॉइंट करते हैं,
इसको अपॉइंट करते हैं, एक बेसिकली नवाब नहीं सूबेदार हम कहेंगे, सूबेदार के तौर पर, इख्तेदार के तौर पर अपॉइंट किया जाता है मुर्शिद कुली खान को। किसके द्वारा? औरंगजेब ने। तो औरंगजेब ने मुर्शिद कुली खान को 1701 में वह बंगाल का नवाब या इख्तेदार या जो भी सूबेदार बनाकर भेजा। इसके बाद क्या था, जब 1707 में 1707 में 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो मुगल बादशाह जो है धीरे धीरे कमज़ोर होने लगते हैं। नतीजा क्या होता है कि मुर्शिद कुली खान को अब समझ में आ गया कि दिल्ली का जो मुगल सम्राट है बंगाल को कंट्रोल नहीं कर सकता है। अब हमको कोई ज़रूरत नहीं है कि मुगल बादशाह को दिल्ली में रिपोर्ट करें, अब बंगाल हमारा है। और अंततः मुर्शिद कुली खान जो था 1700 मुर्शिद कुली खान जो था अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। कब घोषित करता है मुर्शिद कुली खान? 1717 से लेकर 1727 के बीच में अब रूल करता है और अपने आप को इंडिपेंडेंट घोषित कर देता है। मुर्शिद कुली खान बहुत ही स्मार्ट था। मुर्शिद कुली खान बहुत ही स्मार्ट शासक था। उसने क्या किया, उसने जो है सबसे पहले एक नया शहर बसाया, मुर्शिदाबाद। मुर्शिद शब्द का मतलब होता है शिष्य, शिष्य मतलब होता है स्टूडेंट, पीपल, ठीक है। मुर्शिद मतलब होता है, अगर आप सूफी परंपराओं में जाएंगे तो पीर मतलब होता है गुरु, मुर्शिद मतलब होता है शिष्य, ठीक है, स्टूडेंट। तो आप गाना भी सुने होंगे, तेरा मुर्शिद हूँ यार बोलिया, ऐसे करके गाना भी होगा, सुन लीजिएगा उसको। तो मुर्शिद मतलब शिष्य होता है। तो सूफीज़म जो था ढाका में बहुत तेज़ी से बंगाल में फैला था। तो मुर्शिदाबाद, उसने एक नया शहर बसाया मुर्शिदाबाद, और उसी को उसने बंगाल की राजधानी बना दिया। जबकि पहले वो राजधानी ढाका, यानी आज का ढाका जो था, आज का बांग्लादेश की राजधानी ढाका थी, वो पहले राजधानी थी पूरे बंगाल रियासत की। उसकी जगह उसने मुर्शिदाबाद को राजधानी बनाया। और जब यह इंडिपेंडेंट शासक बनता है तो इसने इजारेदारी व्यवस्था को प्रमोट किया। इजारेदारी व्यवस्था थी कि जैसे कि आप समझिए कि जैसे अस्थाई बंदोबस्त उसका था, क्या नाम था, कॉर्नवालिस का जो था अस्थाई बंदोबस्त था कि जमींदारों को माना जाएगा कि जमीन के ओनर है। तो इसने क्या किया कि इजारेदारी दिया, इजारेदार बनाए। क्योंकि पहले के जो इजारेदार जमींदार थे वो मुगल बादशाह के प्रति लॉयल थे, लेकिन जब मुर्शिद कुली खां अपने को स्वतंत्र घोषित कर देता है तो कहता है कि हम नए लोगों को खड़ा करेंगे। और उसने जो है नए इजारेदार या जमींदार क्लास को खड़ा किया जो उसके सपोर्टर थे। तो उसने इजारेदारी सिस्टम को प्रमोट किया। बस इतना ही क्वेश्चन आएगा। और यह अच्छे से जानता था कि यूरोपियन पावर को अगर हम मौका देंगे तो यूरोपियन पावर जो है कंट्रोल कर लेंगी बंगाल को। जब तक वो पावर में रहा तब तक उसने अच्छे से मैनेज किया। लेकिन मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद 1727 के बाद जो था दूसरे शासक आते हैं, सरफराज आते हैं, फिर इसके बाद आता है सुजाउद्दीन आते हैं, लेकिन ये लोग उतने पावरफुल नहीं थे। फिर इसके बाद जो होता है एक अगला जो सबसे पावरफुल शासक आता है वो आता है अली वर्दी खान। अली वर्दी खान जो था वो बहुत ही योग्य था और वह अच्छे से जानता था कि यूरोपियन को हमें कंट्रोल करना ही पड़ेगा। और तो उसने क्या किया, फ्रेंच कॉलोनी जो थी बंगाल के चंद्रनगर में थी और ब्रिटिश कॉलोनी जो थी वो फोर्ट विलियम यानी आज के कलकत्ता में थी। तो इसने इन दोनों को कभी भी इतना अथॉरिटी नहीं दिया, इतना पावर नहीं दिया कि ये दोनों जो पावर हैं अपने आप को वहाँ पे मिलिटरली इस्टेब्लिश कर पाएँ। ट्रेड, व्यापार, कॉमर्स ये सब सही है, लेकिन आपको मिलिट्री पावर नहीं बनना है। अली वर्दी खान ने क्लियरली कह दिया कि फोर्ट विलियम का आप फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते और फ्रेंच लोग चंद्रनगर का फोर्टिफिकेशन नहीं कर सकते। जब अली वर्दी खां की मौत हो जाती है तो उसका जो नाती था यानी कि उसकी बेटी का जो बेटा यानी ग्रैंड सन जो था सिराजुद्दौला जो था वह नवाब बनता है। और सिराजुद्दौला जो था युवा था, अभी बहुत ही कम उम्र का था, इतना तजुर्बा नहीं था, नौजवान युवक था। और इसके साथ साथ जो था जब यह पुराने नवाब यानी अली वर्दी खान का नाती जब राजा बनता है यानी नवाब बनता है तो उसके कुछ रिलेटिव भी उससे नाराज हो जाते हैं। इसका खुद का भाई जो था, चचेरा भाई था, कजन भाई था, शौकत जंग जो था वह भी इसके खिलाफ था। शौकत जंग की जो माँ थी, जो इसकी मौसी लगती थी रिश्ते में, उसका नाम था घसीटी बेगम, वह भी इसके खिलाफ था। इसके अलावा जो बंगाल की जो सेना थी नवाब की, उस सेना का जो सेनापति था मीर जाफर, वह भी नहीं चाहता था कि यह नौजवान नवाब उसके ऊपर हुक्म चलाए। वह भी कहीं ना कहीं लालच में था कि मैं भी सत्ता को हासिल कर सकता हूँ।
तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या थी वह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। आप लोगों को याद होगा कि जब फारूक सियर जब सम्राट बनता है, बादशाह बनता है, मुगल बादशाह बनता है, तो उसने एक गोल्डन फरमान दे दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कि बंगाल में वह जो है बिना टैक्स चुकाए ट्रेड कर सकते हैं। अब खुद सोचिए कि अगर किसी चीज़ पे 10% टैक्स लग रहा है, मैं ट्रेड कर रहा हूं, आप ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको टैक्स में छूट दे दी जाए, आप टैक्स नहीं देंगे तो आपका प्रॉफिट 10% बढ़ जाएगा। आप अगर 10% और मुझे टैक्स देना पड़ रहा है 10% और 10% मैं प्रॉफिट लेकर चलूंगा, तो मुझे किसी भी चीज़ की कॉस्ट जो है ज़्यादा पड़ेगी, मेरा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। आपको टैक्स नहीं देना है, आप मार्केट में प्राइस गिरा देंगे, ऐसे ही पूरी मार्केट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी इसी प्रिविलेज का फायदा उठा रही थी, जिसे बोला जाता था दस्तक व्यवस्था या दस्तक, यानी कि दस्तक जो था, दस्तक का मतलब ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब भी बंगाल में ट्रेड करेगी तो उसे कोई चुंगी, कोई टैक्स, कोई भी इस तरह का कर देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन दूसरे व्यापारियों को देना पड़ेगा। इसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत एडवांटेज मिल जाता था और ईस्ट इंडिया कंपनी इसको बहुत ही रूडली यूज करती थी। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के जो एम्प्लॉई हैं वो अपना पर्सनल बिजनेस भी कर रहे थे। एक जो परमिशन लेटर या परमिट लेटर जो मिला था ईस्ट इंडिया कंपनी को मिला था, लेकिन एम्प्लॉय अपना पर्सनल बिजनेस कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो भी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बंगाल के नवाब के रेवेन्यू का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की हरकतें नवाब को अच्छे से समझ में आ गई थी। कब बनाते हैं? अलीवर्दी खां की डेथ हो जाती है 1756 में, तब यह सिराजुद्दीन दौला जो था वह नवाब बनता है। इसे समझ में आ गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत सही नहीं है, क्योंकि अगर हम पीछे देखेंगे तो 1742 में क्या हो रहा है, 1742 से 46 यानी इसके 10 साल पहले ईस्ट इंडिया कंपनी कर्नाटक वार लड़ रही है, फ्रेंच लोगों से लड़ रही है, कर्नाटक में दूसरा कर्नाटक वार लड़ रही है। उसमें क्या कर रही है, उसमें जो है कर्नाटक वार जब भी आपके दिमाग में आए तो ये मत सोचिएगा कि आज का कर्नाटक है, वो कोरोमंडल तट की बात करता है, जो तमिलनाडु और आंध्रा का तट है उससे लगी हुई जो रियासतें थी उसे कर्नाटक बोला जाता था। तो वहाँ पे भी ये लोग अपनी मिलिट्री पावर, मसल्स पावर दिखा रहे थे। तो सिराजुद्दीन दौला का ये समझना बहुत ही नैसर्गिक था कि ईस्ट इंडिया कंपनी की नीयत सही नहीं है, ये मिलिट्री के तौर पे अपने को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इसके सामने यही चैलेंज था कि ईस्ट इंडिया कंपनी दस्तक के द्वारा जो इसके रेवेन्यू का नुकसान कर रही है और जो अपनी मिलिट्री पावर बढ़ा रही है, इन दोनों को कंट्रोल करना है। साथ ही साथ ईस्ट इंडिया कंपनी जो लोग सिराजुद्दौला के खिलाफ थे उनको सपोर्ट भी करती थी, घसीटी बेगम को सपोर्ट करती थी, मिर्जाफर को सपोर्ट करती थी। इसके अलावा जो जिसे लगता था कि सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ जो भी लोग हैं सबका सपोर्ट करती थी। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक बड़ा चैलेंज थी, किसके सामने? एक बड़ा चैलेंज था सिराजुद्दीन दौला के खिलाफ। ठीक, सिराजुद्दीन दौला, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे, अब इसको अच्छे से समझ में आ गया था सारा खेल हमारे इस नवाब को, सिराजुद्दीन दौला को, ठीक है, सिराजुद्दौला को अब ये अच्छे से समझ में आ गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन जब सेकेंड कर्नाटक वार हो रहा था तो उसी टाइम पे फ्रेंच लोग जो थे वह अपने चंद्रनगर का फोर्टिफिकेशन यानी आर्मी वगैरह तैयार कर रहे थे, और इधर कलकत्ता में फोर्ट विलियम को भी ये लोग ब्रिटिश लोग अच्छे से ईस्ट इंडिया कंपनी वाले वहाँ पे आर्मी वगैरह तैनात कर रहे थे, यानी किलेबंदी कर रहे थे, फोर्टिफिकेशन कर रहे थे। नवाब ने मैसेज भेजा कि भाई मेरे, तुम लोग मेरी रियासत में हो, मैं एक संप्रभु स्टेट हूँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि ये सब बदमाशी मत करो और मैं तुम्हें सिक्योरिटी दूंगा, ये नवाब की जिम्मेदारी है तुम्हें सुरक्षा देना, तुम आपस में यहाँ क्यों लड़ोगे। लेकिन जब यह मैसेज मिलता है तो फ्रेंच लोग ऐसा नहीं करते हैं, वो रुक जाते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम में किलेबंदी जारी रखती है, जिससे क्या होता है, नवाब बहुत ही ज़्यादा नाराज हो जाता है कि ये तो बेइज्जती कर रहे हैं मेरी। फिर नवाब अपनी सेना लेकर पहुंचता है, फोर्ट विलियम पे अंग्रेज़ों को हराता है और उनको हराने के बाद जो है उनको सख्ती के साथ उनसे निपटता है। और उसके बाद क्या होता है कि 14 बाई 12 का जो कमरा था, उसी कमरे में 20-21 जून 1956 के रात के में 20 जून 1956 की रात में
करीब करीब 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया जाता है और उसमें से 123 लोग मर जाते हैं। इस घटना को जो बोला गया, कहा गया कि ये ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ब्लैक होल ट्रेजेडी है, जिसमें 123 लोग मारे गए हैं और बामुश्किल 23 लोग बचे हैं। उनमें से एक डॉक्टर था, डॉक्टर हालवेल, और डॉक्टर हालवेल जो थे इसी ने जो है पूरा का पूरा रिपोर्ट तैयार किया था कि ऐसे ऐसे हुआ था कि हमको एक कमरे में बंद कर दिया गया, सोफोकेशन की वजह से 123 लोग मर गए। और जब यह खबर मद्रास प्रेसिडेंसी पर पहुंचती है तो वहां से क्लाइव, इस समय तक सेकेंड कर्नाटक वार के बाद इस समय क्लाइव हीरो बन चुका था, आर्काट के घेरे के बाद तो हीरो बन चुका था, उसको सेना के साथ भेजा जाता है। और जब वो यहाँ पर आता है तो नवाब और क्लाइव के बीच में लड़ाई होती है और यहाँ पे जो था कुछ क्लैश होता है, जिसकी वजह से जो है नवाब को लग जाता है कि हम इनको फेस नहीं कर पाएंगे। नवाब एक समझौता करता है और वह समझौता कहलाता है अलीपुर की ट्रीटी। एक्चुअली अलीनगर जो था, अलीनगर की ट्रीटी कहलाता है। अलीनगर बेसिकली कलकत्ता का ही नाम था, ठीक है। कलकत्ता के बाहर एक छोटी सी जगह थी अलीनगर, उसने पूरे एरिया का नाम अलीनगर रख दिया। जब उसने नवाब जब फोर्ट विलियम वगैरह पे कब्जा कर लेता है तो उसने नाम चेंज कर दिया। तो यह अलीनगर की एक ट्रीटी होती है जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और इनके बीच में समझौता हो जाता है और नवाब इस बात के लिए मान जाते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी फोर्ट विलियम का फोर्टिफिकेशन कर सकती है, हथियार सेना रख सकती है और साथ ही साथ नवाब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को 3 लाख रुपए वार कंपनसेशन देते हैं। लेकिन इसके बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी संतुष्ट नहीं होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी कहती है नवाब बदमाशी किया है, कंपनसेशन दे दिया, हमें जो चाहिए वो मिल गया अलीनगर की संधि से, लेकिन हम फिर भी चाहते हैं कि हम पूरी तरह से इस नवाब को उखाड़ फेंकेंगे और यहाँ पे अपनी सत्ता स्थापित करेंगे। इसके लिए ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी प्लानिंग शुरू कर देती है और यहीं से जो है प्योरली बुनियाद बनती है किसकी, यहीं से अब बुनियाद बन जाती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब बंगाल में मिलिटरली पॉलिटिकली इंटरफियर करेगी। यानी प्लासी के युद्ध का बैकग्राउंड अलीनगर के ट्रीटी के बाद एकदम क्लियर हो जाता है। अब ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है? ईस्ट इंडिया कंपनी देखिए, अगर हम देखें कर्नाटक वार में देखा जाए तो चांदा साहब और उधर देखें मुजफ्फर जंग और अनवरुद्दीन, ये सब जो केस हुए थे कर्नाटक और हैदराबाद में, जो सक्सेशन की लड़ाई थी, इस दौरान फ्रेंच और ब्रिटिशर्स दोनों ने खूब इंटरनल मामले में इंटरफेयर किया। ऐसी ही अपॉर्चुनिटी इनको बंगाल में भी नज़र आती है और यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग कुछ असंतुष्ट लोगों से मिलते हैं, जिनमें कौन था प्रमुख? देखिए बंगाल में 2 पोस्ट होती थी, एक सूबेदार होता था और एक जो होता था दीवान होता था। सूबेदार जो था एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री का काम देखता था। मुगल पावर किसी भी रियासत में इन 2 लोगों को अपॉइंट करती थी। सूबेदार एक मिलिट्री और कोतवाल और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन कानून व्यवस्था देखता था और वहीं जो दीवान होता था वह पूरा का पूरा रेवेन्यू सिस्टम देखता था। और ये दोनों पावरफुल थे और दोनों सीधे सीधे मुगल बादशाह के प्रति उत्तरदायी होते थे। लेकिन जब से नवाब आ गया तो उसके अंदर यह दोनों पावर आ जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था कि जो इसका दीवान था, जो यहाँ पे रेवेन्यू ऑफिसर था, यानी सिराजुद्दौला का जो रेवेन्यू ऑफिसर दीवान जो था उसका नाम था राय दुर्लभ, यह भी शामिल हो जाता है। आर्मी का जनरल जो मीर जाफर था यह भी शामिल हो जाता है। इसके अलावा एक बहुत ही बड़ा बंगाल का व्यापारी था जगत सेठ। ये तीनों लोग मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर नवाब के खिलाफ साजिश रचते हैं। ये एक फिल्मी स्टोरी टाइप का लग रहा है। देखिए इतिहास में जो है अगर किसी को देशद्रोही बोला जा सकता है तो वह मीर जाफर ही था। आमतौर पे अगर आप देखते हैं तो आप पाते हैं कि जयचंद को देशद्रोही बोल दिया जाता है, आम्बिक को देशद्रोही बोल दिया जाता है। लेकिन एज ए जज आपको इस चीज़ पे गौर फरमाना पड़ेगा। आम्बिक जो था सिकंदर से मिला और पोरस के खिलाफ लड़ा तो उसे हम लोग देशद्रोही मानते हैं। लेकिन जब वही सिकंदर छोटी छोटी जनजातियों कठों पे हमला करता है और वहाँ सिकंदर हारने वाला होता है तो पोरस सिकंदर की मदद करते हैं। तो हमारा पोरस एक जगह हीरो है, लेकिन दूसरी जगह तो खुद सिकंदर की मदद कर रहा है कठों के खिलाफ, तो उसे हम देशद्रोही नहीं कहते हैं। पहला पॉइंट। जयचंद एक अलग रियासत का मालिक था, पृथ्वीराज चौहान अलग थे, तो दोनों के बीच में झगड़ा था, उसने मदद किया
मोहम्मद गोरी की, तो वह भी देशद्रोही है। लेकिन मैं नहीं मानता देशद्रोही उन लोगों को। मैं प्योरली देशद्रोही अगर किसी को मानता हूं तो मीर जाफर था, जो नवाब की सेना का ही हेड था, लेकिन नवाब के खिलाफ उसने अंग्रेजों अपने दुश्मनों की सीधे सीधे मदद किया था। तो प्योरली देशद्रोही इसी को कहा जा सकता है, क्योंकि जिस स्टेट की पोस्ट पर था उसने वहां रहकर गद्दारी किया। दूसरे को हम इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि उस समय ऐसी मतलब सेंट्रल पावर कोई थी ही नहीं, तो हम देशद्रोही कह ही नहीं सकते। हर एक स्टेट अपनी अपनी देख रहा था, ठीक है। तो वहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे मीर जाफ़र जो हैं ये प्योरली देश के अपने स्टेट के साथ गद्दारी करते हैं, द्रोह करते हैं। इसके बाद क्या था, इसके बाद जो था, जब ये समझौता हो जाता है कि किसको क्या क्या मिलेगा, मीर जाफ़र को सत्ता मिल जाएगी, नवाब जो दीवान है इनको ढेर सारा पोस्ट मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा, जगत सेठ को भी ट्रेड में छूट मिल जाएगी। इसके बाद जो है क्लाइव जो था स्मार्टली गेम खेलना शुरू करता है। उसने नवाब के ऊपर आरोप लगाया कि आपने अलीनगर की संधि को, अलीनगर की ट्रीटी को फॉलो नहीं किया, और वह अपनी सेना लेकर मुर्शिदाबाद की तरफ बढ़ता है। मुर्शिदाबाद जो था भागीरथी नदी के मुर्शिदाबाद से 32 किलोमीटर पहले भागीरथ नदी के किनारे, जिसे हम हुगली नदी भी बोलते हैं, उसी के किनारे एक बड़ा सा मैदान था जिसमें पलाश के फूल खिले हुए थे, ठीक है। पलाश के फूल को फायर ऑफ क्या बोलते हैं, जंगल की आग भी बोला जाता है। जब यह खिलता है तो पूरा लगता है जैसे कि कोयले जब एकदम कहते हैं ना दहकते हुए अंगारों की तरह लगता है, इतना रेड कलर का यह फ्लावर होता है। तो पलाश का एक ऐसे बगीचा टाइप का था, वहीं के मैदान पे यह लड़ाई होती है, और उसी पलाश शब्द से पलासी का युद्ध शब्द आता है, ठीक है। पलासी शब्द वहीं से आता है। तो ये भागीरथी नदी के किनारे या हुगली नदी के किनारे, हुगली रिवर के किनारे यह लड़ाई होती है। वहाँ पे मीर जाफ़र जो थे अपनी सेना को लेकर किनारे रह जाते हैं, कोई भी रिएक्शन नहीं देते हैं। यह लड़ाई जो होती है, यह लड़ाई होती है, कब होती है, यह लड़ाई होती है 23 जून 1757 को यह लड़ाई होती है। और इस लड़ाई में जो नवाब थे, नवाब के कुछ खास बॉडीगार्ड वगैरह जो थे, अंगरक्षक थे, वही इस लड़ाई को लड़ते हैं। इसके बाद जो है मीर जाफ़र अपनी सेना को लेकर और अपने लोगों को लेकर निष्क्रिय रह जाते हैं। सेना एकदम खड़ी रह जाती है, कमांडर का आदेश नहीं मिलता है। कुछ गिने चुने लोग नवाब के फेवर से लड़ते हैं और वो लोग मारे जाते हैं, नवाब वहाँ से भागते हैं। लास्ट में नवाब को पकड़ लिया जाता है और नवाब की हत्या कर दी जाती है। कहीं कहीं मिलता है कि 29 जून को नवाब की हत्या किया जाता है और मीर जाफ़र नवाब बन जाते हैं। कहीं कहीं मिलता है कि 2 जुलाई के दिन सिराजुद्दौला की हत्या होती है और मीर जाफ़र नवाब बन जाते हैं। तो ओवरऑल जो भी 1-2 दिन की डेट का ऊपर नीचे का मामला है, तो यही डेट है। 2 जुलाई को हम मैक्सिमम ले लेते हैं, 2 जुलाई को नवाब की हत्या हो जाती है। उसके बाद मीर जाफ़र जो है नवाब बन जाते हैं। नवाब बनते ही मीर जाफ़र क्या करते हैं, नवाब बनते ही मीर जाफ़र जो थे 24 परगना की जो एक जमींदारी थी, 24 परगना मतलब 1 2 3 4 24 परगना नहीं है, 24 परगना नाम का एक जिला ही बड़ा सा है। उस जिले की पूरे जिले की जो है जमींदारी क्लाइव को दे दी जाती है। क्लाइव अब जमींदार क्लाइव बन जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा जो मीर जाफ़र है 37 लाख पाउंड की रकम जो थी वह किसे देते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी को वार कंपनसेशन के रूप में देते हैं। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी एक पॉलिटिकल पावर के रूप में इस्टेब्लिश होती है। उसे भारत के सबसे अमीर राज्य का जो है कमांड मिल जाती है, यानी भारत के सबसे अमीर राज्य जो था, भारत का सबसे ज़्यादा रिसोर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को मिलता है। नो डाउट कहा जाता है कि डुप्ले ने पौंडीचेरी में जो है भारत की चाबी खोजने की कोशिश किया और क्लाइव ने बंगाल में, क्लाइव सफल रहा। अगर बंगाल क्लाइव के हाथ में नहीं आता तो संभवतः ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर इतना जल्दी तो कब्जा नहीं कर सकती थी। तो इस तरह ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी एक पॉलिटिकल पावर के तौर पे इस्टेब्लिश हो जाती है। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा लूट खसोट मचा देती है तो मीर जाफ़र उनको यह रकम देने में असक्षम हो जाते हैं। फलतः मीर जाफ़र को हटाकर उनके दामाद जो थे मीर कासिम, उनको नवाब बनाया जाता है। वह भी नवाब बनते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को, बहुत सारे गिफ्ट और उपहार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को देते हैं। मीर कासिम के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, बक्सर के युद्ध के बारे में और इलाहाबाद की ट्रीटी के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है।
थैंक यू वेरी मच। इंजॉय करिए और हमारे बैच को ज्वाइन करिए, टारगेट फॉर आईक्यू को ज्वाइन करिए। टारगेट फॉर आईक्यू पीसीएसजे के मेंस यानी बिहार पीसीएसजे के मेंस का हम बैच लेकर आ रहे हैं, मेंस के लिए बैच लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे फाउंडेशन कोर्स भी चल रहे हैं जो 1 साल तक लगातार आपका जीएस और लॉ के मेंस पेपर को हम लोग तैयार करवाएंगे। 1 साल का पूरा कोर्स होगा, उसे ज्वाइन करिए। ज्वाइन करने के लिए पिन कमेंट में हमारे फ़ोन नंबर, हमारा लिंक होगा, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।